हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चंडीगढ़ जेवीटी का जो सिलेबस है सोशल साइंस का, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, 3 क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के माने जाते हैं। तो एक टॉपिक दिया हुआ है, तो वो टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। वैसे एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ मैं इस टॉपिक का, तो इसमें हम काफ़ी सारे सवालों को आज हैंडल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि ये जो सवाल है ये बहुत सारे एग्जाम में और बहुत सारे ईयर में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट क्षेत्र के आधार पर कौन सी चीज़ है जो कि विवाहित है, तो वो है हमारा विभाजित है, तो वो क्या है हमारा उद्यमों के स्वामित्व, यानी कि जो हमारी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, अलग अलग तरह के उद्यम लगाए जाते हैं, तो वो हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित इसको किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है, यानी ये कह रहे हैं कि एक वस्तु जो है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से ही उसका उत्पादन किया जाता है, तो ये किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी की ये गतिविधि है, तो ये किसकी है, हमारी ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिकी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब नेचुरली बनाई जाती है, डायरेक्ट बनाई जा रही है, तो वो हमारी जो प्राइमरी फैक्टर है वो उसमें शामिल हो जाती है। क्योंकि प्राइमरी फैक्टर में क्या करते हैं, हम चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, दूसरी मतलब जो प्राइमरी फैक्टर होता है ना, उसमें चीज़ें ऑलमोस्ट हम कहें तो वो कच्चा माल ही होता है अपना। ठीक है, जैसे कच्चा माल में दूध आ जाता है या कोई फसल आ जाती है, तो ये क्या है, ये हमारा कच्चा माल है। लेकिन जो सेकेंडरी अपना जो सेकेंडरी फैक्टर आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, इस कच्चे माल से उस चीज़ों को बनाते हैं। जैसे हम दूध से पनीर बना रहे होते हैं या कोई और चीज़ बना रहे होते हैं, कोई आटा है जैसे मक्का का आटा है, तो उससे हम क्या बना रहे हैं, हम उससे रोटी बना रहे हैं, या फिर कोई और अच्छी जो प्रोटीन या जो भी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए वो उस तरह की चीज़ हम उस आटे से बना रहे होते हैं। और जैसे कच्चा माल में अपनी लकड़ी आ जाती है, तो हम सेकेंडरी फैक्टर में उस लकड़ी से क्या बनाएंगे, मेज बना देंगे, बेड बना देंगे, दरवाजे बना देंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना देंगे। और ये जो हमने सेकेंडरी फैक्टर में चीज़ें बनाई हैं, इनको हम तृतीयक सेक्टर में जाके बेच देंगे। यानी कि जब ये जो सेकेंडरी फैक्टर में बनाई हुई चीज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है, बेचा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, तो वो थर्डली हमारा जो थर्ड सेक्टर है उसमें वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि जो वस्तु प्राकृतिक प्रक्रिया से बनाई जाती है या उत्पादित होती है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले फैक्टर में ही वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सघयु यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो किस वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है। जैसे कि मैं इसमें बताती हूँ आपको। ठीक है, ये है, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी फैक्टर है, ये हमारा सेकंड फैक्टर है और ये हमारा थर्ड फैक्टर है। तो इन चीज़ों में जो भी चीज़ें बनी हैं, ये कच्चा माल है, इससे हमने कोई और चीज़ बना ली और फिर लोगों तक बेचने के लिए हमने उसका व्यापार कर दिया। तो इन तीनों से मिलाकर जितना भी हमको बेनिफिट होता है, ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स में जो भी हमने सारी चीज़ प्रोसेस करके जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है ना, उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो टोटल होता है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013 और 2014 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी % है। अब ये जो परसेंट वाली बात आई है, जब एनसीईआरटी आप बुक पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी की इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो वहाँ पर एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, पूरा बनाया हुआ है उसमें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो फैक्टर है उसमें, और ये जैसे ये 2013 और 14 का पूछ रहा है, उसमें एक और नीचे आएगा, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, तो वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि 2013 और 14 के बीच में अगर हम जो थर्ड फैक्टर है उसकी हिस्सेदारी का % हम बताने की बात करें, तो वो हमारा 60 से 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक पाया जाता है।
तो ऑफ कोर्स इसका बिल्कुल सीधा आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र भी आता है, द्वितीयक क्षेत्र भी आता है और अपना तृतीयक क्षेत्र भी आता है। तीनों ही फैक्टर से तो अपना मिलके सारा अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है वो सही से स्टेबल कर पाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर आप दे पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्राकृतिक क्षेत्रक, यानी जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वो हमारे जो फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है, प्राइमरी फैक्टर है, उसमें वो आ जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्षेत्रक वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। तो वस्तुओं का विनिर्माण का मतलब होता है वस्तुओं को तब्दील करना। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फैक्टर में हमारी लकड़ी आ जाती है क्योंकि वो नेचुरल है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैं उस लकड़ी से मेज बना दूंगी तो वो सेकेंडरी फैक्टर में आ जाएगा। तो वस्तु का है उसका मैंने विनिर्माण कर दिया, उसको बना दिया मैंने, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा कि वो सेकेंडरी फैक्टर में ऐड हो जाएगा, यानी द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है। तो बिल्कुल बताइए कौन सा क्षेत्रक जो है सेवाएं प्रदान करता है। तो लास्ट आ जाता है अपना थर्ड फैक्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले फैक्टर में कच्चा माल होता है, दूसरे में उस कच्चे माल से चीज़ बनाई जाती है और तीसरे फैक्टर में हम लोगों तक पहुंचा देते हैं, यानी सेवाएं जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा थर्ड में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन करना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कपास के द्वारा, ठीक है, कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन करना, तो ये किस में आ जाएगा बताइए। ऑफ कोर्स अब तो आप बता ही पाओगे कि कपास के द्वारा कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी फैक्टर में आएगा, क्योंकि कपास क्या है, ये कच्चा माल है और कपास से मैं कपड़े बना रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेकेंडरी फैक्टर में इसको अब रख दूंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आता है, बीमा, बैंकिंग एवं संचार सेवाओं को प्रदान करना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी बैंकिंग है, बीमा है, संचार सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, ये सारी सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। बैंक कोई अपने लिए थोड़ी कोई करवाता है, बीमा कोई सिर्फ अपने लिए थोड़ी करवाएगा, या फिर ट्रांसपोर्ट कोई अपने लिए थोड़ी बनवाएगा। ये सारे लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाली जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे थर्ड सेक्टर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, देखो अल्प बेरोजगारी, एक होती है बेरोजगारी और एक होती है अपनी अल्प बेरोजगारी, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी वो होती है जहां लोगों के पास कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है, कोई भी काम नहीं होता। लेकिन अल्प बेरोजगारी क्या होती है, अल्प बेरोजगारी वो होती है, ठीक है, अल्प बेरोजगारी वो होती है जहाँ पर एक ही जगह पर 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि उस काम को 2 लोग करेंगे तो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। जैसे बुक में, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक खेत है, उसमें फैमिली के 4 बंदे काम कर रहे हैं। इसमें मैंने खेत में जो है वो मान लो मक्का को बोना है, मक्का को लगाना है, तो उस मक्का को लगाने का जो काम है 2 लोग भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन फिर भी चारों के चारों लोग इसमें लगे हुए हैं। इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि बाकी जो 2 बचे हुए थे उनके पास कोई काम नहीं है, वो फिर भी बस पूरे दिन उसी खेत में बिजी रहते हैं, बस दिखाने के लिए कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे जो लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता फिर भी वो किसी काम में बस मीन में एक जैसा काम करते रहते हैं, तो वो अल्प बेरोजगारी का शिकार रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, मतलब वो कुछ और भी काम कर सकते हैं लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का उदाहरण है। अब देखिए अभी सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े वहाँ पर हमने बता दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड सेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब ये इन्हें चीज़ें बताना शुरू कर दिया, अब चीज़ें इसने बता दिया कि अब ये बताओ कि ये चीज़ प्राइमरी में आएगी, सेकेंडरी में आएगी, थर्ड में आएगी। तो यहाँ पहले क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का नाम बताना है, तो ऑफकोर्स क्या आएगा अपना, अब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि जो कृषि होती है वो भी हमारी बिल्कुल नेचुरल होती है, क्योंकि कृषि में जो अनाज उगाएंगे वही तो हमारे सेकेंडरी फैक्टर में जाके आटा बन जाएगा ना, लेकिन पहले तो वो सिर्फ अनाज ही होगा ना।
फिर अपनी मत्स्य पालन, मछली को पाल रहे हैं तो सिर्फ मछली ही है, लेकिन जब मैं उस मछली का मैं कोई सब्जी बना दूँ या किसी और उबाल के खा जाऊँ या, ठीक है, तो ये जो मैंने सब्जी बनाई है मछली की वो मेरे सेकेंडरी फैक्टर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि भी प्राथमिक ही है, मछली भी प्राथमिक है, और जो वानिकी है वो भी हमारे प्राथमिक सेक्टर में ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताइए। जो दूसरा क्षेत्रक है, सेकेंडरी फैक्टर है, उसमें कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुम्हार। ठीक है, दर्जी जो होता है ये सेकेंडरी में आता है। क्यों? क्योंकि दर्जी कपड़ा उसके पास आता है, ठीक है, कपड़ा जो है वो कच्चा माल है, लेकिन कपड़े से वो टी शर्ट बना दे रहा है, कपड़े से वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस बना दे रहा है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर है बढ़ई, जो हमारा बढ़ई होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से बढ़ई कौन से होते हैं ये, मेरे ख्याल से ये कारपेंटर कोई बढ़ई बोला जाता है, जहाँ तक मुझे श्योरिटी में नहीं कर पा रही हूँ। फिर तीसरा है कुम्हार। कुम्हार जो होता है ये प्राइमरी फैक्टर में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास मिट्टी है, वो सिर्फ मिट्टी से काम करता है, अभी उसने चीज़ें बनाई नहीं है। और उसके बाद है बेकरी वाला। बेकरी वाला जो है ये भी हमारा सेकेंडरी फैक्टर में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कच्चा पदार्थ होता है उससे वो केक बना देता है, तो वो सेकेंडरी में ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, 1973 में सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र बन गया था वो हमारा प्राथमिक ही था। लेकिन आज के टाइम पे, आजकल के आंकड़ों को देखोगे तो हमारा जो थर्ड सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। लेकिन अगर कोई पूछे कि 1973 में कौन सा फैक्टर जो था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो हमारा प्राइमरी ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन की अंतिम क्रिया है? कौन सी उत्पादन की अंतिम क्रिया है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोटी, क्योंकि पौधा बिल्कुल प्राइमरी फैक्टर में आ जाएगा। आटा, क्योंकि आटे से हमने रोटी थोड़ी बनाई है, और गेहूं का दाना वो भी बिल्कुल प्राइमरी में है। लेकिन आटे से मैंने जब रोटी बना दी है तो वो किस में आ जाएगा? वो मेरा अंतिम रूप आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी फैक्टर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये किया गया था अपना, कब किया गया था बताइए? तो ये किया गया था 2005 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो ग्रामीण हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, जो अल्प बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो उनको काम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसका योगदान होता है? तो देश की जितनी भी आय है उसमें भाई सभी का योगदान होगा ना, चाहे वो कृषि हो, चाहे कोई निर्माण हो, चाहे उद्योग यातायात हो, सभी तो हमारी इकोनॉमी को ऊंचा उठाने में हेल्प करते हैं। ऐसा थोड़ी कि कृषि करके ही आप अपनी इकोनॉमी को अच्छा बना सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो निजी क्षेत्र से कौन सी चीज़ अपनी संबंधित नहीं है? तो निजी क्षेत्र से अपनी संबंधित नहीं है सी, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये जो निजी क्षेत्र है उससे संबंधित नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईंटों से भवनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की गतिविधि है? अब देखो, ईंटों से भवनों का निर्माण हमने कर दिया है, तो ये किस में आएगा? तो ये अपना सेकेंडरी में ही आ जाएगा। बिल्कुल सही, आप समझने लगे हैं इस बात को। ठीक है, क्योंकि ईंटें क्या हैं? ईंटें सिर्फ ईंटें ही हैं, वो कच्चा पदार्थ है, लेकिन ईंटों से जब मैंने भवन बना दिया, मैंने कोई घर बना दिया, तो मैंने सेकेंडरी फैक्टर में उसको रख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राष्ट्रीय आय की संरचना से तात्पर्य है। जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसकी संरचना क्या है? तो उसकी संरचना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। क्योंकि राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, यानी कि प्राइमरी फैक्टर भी आता है, सेकेंडरी भी आता है, और थर्ड सेक्टर भी आता है। ये तीनों मिलकर हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है उसको बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है सकल घरेलू उत्पाद किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है। जो सकल घरेलू उत्पाद है वो किन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतिम। यानी कि कच्चा माल से हमने कोई चीज़ बनाई और लोगों तक बेच दी और उन सभी चीज़ों से मिलकर जो हमारे पास अंतिम रिजल्ट निकल कर आता है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देता है, जो मैं ऊपर भी अच्छे से समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा है जो अन्य तीन से भिन्न है, बताइए। कृषक है, माली है, मधुमक्खी पालक है या फिर पुजारी है। तो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि जो पुजारी है ये सबसे डिफरेंट है। कृषक, माली, मधुमक्खी पालक ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। कृषि में कितनी मेहनत लगती है ये भी प्रकृति से संबंधित है, लेकिन पुजारी जो है वो किसी डायरेक्ट प्रकृति से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, ये तो धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पिछले 30 वर्षों से किस क्षेत्र ने सबसे अधिक विकास किया है। इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। यानी अभी हमने बोला कि 1973 की अगर कोई पूछता है तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था, ठीक है, इकोनॉमी का, जिसमें अपना प्राइमरी क्षेत्र बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऊंचा था। लेकिन अगर हम 1973 से 30 साल बाद देखते हैं तो आज के टाइम पे जो थर्ड हमारा सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, इसने सबसे ज़्यादा डेवलप किया है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल के टाइम पे देखोगे तो कृषि कोई करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, अब पहले तो गांव में लोग अपने लिए कृषि किया करते थे पूरा हिसाब से, अपने पैसा कमाने के लिए, खाने पीने के लिए, है ना। लेकिन आजकल पे जो जितनी भी कृषि की जाती है वो व्यापार के लिए की जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैमाने पर खेतों में काम किया जाता है तो उसमें मजदूर लगते हैं। जो गाँव के लोग होते थे वो अपने खाने पीने के लिए आराम से प्यार से अपनी फसल को उतना करते थे। लेकिन अब तो जो भी कृषक काम करते हैं वो बेचने के लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है संगठित क्षेत्र की विशेषता है। जो संगठित क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता है, बताइए। संगठित क्षेत्र की जो विशेषता है वो हमारी आ जाती है उपरोक्त सभी, यानी कि नियुक्ति पत्र, सवेतन अवकाश और नियमित रोजगार। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो संगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित इसमें दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक अपना होता है, ठीक है, एक अपना होता है संगठित क्षेत्र और एक अपना होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड कह लो या फिर इसको फॉर्मल कह लो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक नियुक्ति पत्र होता है। जब आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाओगे या ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है। फिर आपका सवेतन अवकाश, सवेतन मतलब वेतन के साथ में आपको अवकाश भी मिलता है। जैसे कोरोना के टाइम पे हम देखें कितने सारे टीचर्स थे या कितने सारे ऐसे लोग थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, काम पे नहीं जाते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको सैलरी मिलती थी। हाँ, वो घर से ज़रूर बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम तक तो ये चीज़ हमने शुरू भी नहीं की थी, कुछ टाइम तक तो बिल्कुल ही बेले थे, लेकिन फिर भी टीचर्स को सैलरी उस टाइम पर मिल रही थी। तो सवेतन अवकाश का मतलब है, जैसे अभी मैं कोई बात करूँ कि कोई बंदा जो है दिहाड़ी पे काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन दिहाड़ी पे नहीं जाएगा तो उसके ऑफकोर्स पैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर आप संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप एक दिन की छुट्टी भी ले लेते हैं तो भी आपकी कोई सैलरी नहीं कटने वाली। फिर दूसरा अपना आता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, असंगठित क्षेत्र होता है जिसको हम इनफॉर्मल भी बोल दें तो अच्छा रहेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिसमें आपकी काम की कोई भी गारंटी नहीं होती है। जैसे एनसीईआरटी की बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी जो जैसे अपनी दुकानें नहीं जिस पे खाने पीने की चीज़ी वगैरह की दुकानें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो काम करता है। तो वहाँ पर क्या चीज़, उसके काम के घंटे भी तय नहीं हैं। ठीक है, उसको जो मालिक जिसने रखा है उसको बोल के रखा है कि सुबह आ जाना है तूने 7 बजे और रात को तो 10 बजे फ्री होगा, और सैलरी मैं तेरे को महीने की सिर्फ 3,000 दूंगा, छुट्टी लेगा तो तेरी सैलरी काट लूँगा मैं। ठीक है, तो ये क्या है, जहाँ पर आपकी जॉब भी नहीं है, कोई इज्जत भी नहीं है, सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी असंगठित क्षेत्र में आ जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है।
तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा जो अब योगदान होने लगा है वो अपना तृतीयक क्षेत्र का ही होने लगा है, क्योंकि अब प्राथमिक और जो सेकेंडरी अपनी फैक्टर है उसमें लोग कम ही जाना चाहते हैं। हर कोई जॉब ही करना चाह रहा है, कोई अपना स्टार्टअप भी करते हैं तो भी ऐसा नहीं कि हाँ स्टार्टअप मैं कृषि का ही करूँगा, नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सी तृतीयक क्षेत्र की जो है वो क्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि खेती करना प्राथमिक में है, लकड़ी से कागज़ बनाना ये सेकेंडरी में आ जाएगा, मछली पकड़ना ये भी प्राइमरी में आ जाएगा, लेकिन बैंकिंग सेवा जो हो जाती है ये हमारी थर्ड सेक्टर में आ जाती है। तो आज के लिए यही हमारे टोटल 26 क्वेश्चन है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अच्छे से समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छा लगा, ठीक है। और भी अगर कोई टॉपिक आप मुझे चाहते हैं जो मुझे कमेंट करके बता देना, तभी मैं उस वीडियो को लेके आ जाऊँगी, ठीक है। सो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा ही लगेगा मुझे, और क्या, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।